अभी तक हमने देखा फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स, अब हम लोग शुरू करेंगे टेलर के प्रिंसिपल। ठीक है, FW टेलर ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने हमें टेक्निक नहीं दी है। और अब हम देखेंगे टेलर की टेक्निक के बारे में हम लोग देखेंगे। उन्होंने हमें 4 टेक्निक दी हैं और 4 प्रिंसिपल दिए, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉर्मली, राइट। अब हम देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन से होते हैं। तो देखिए नोट्स पे क्या लिखा हुआ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way। साइंस कहती है कि सिर्फ काम कराने से रिजल्ट नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दिया है, टास्क दिया है, क्या वो उसी काम को उसी तरीके से कर रहे हैं और क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, क्या जो आपने उनको इनपुट आउटपुट बताया है उनको वही रिजल्ट मिलेगा या नहीं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो इस डेफिनेशन को FW टेलर ने ही लिखा है। अगर डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। 4 प्रिंसिपल हम याद करेंगे। मैंने इसका कोड क्या बनाया है, नॉट 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 डेवलपमेंट। कैसे याद करेंगे, नॉट 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 डेवलपमेंट। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, पहले मैं इसको रीड कराता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। टेलर बिलीव दैट there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. The method developed should substitute rule of thumb, underline करेंगे, rule of thumb, trial and error approach throughout the organization। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसको अपने माइंड से करते हो, आपको रिजल्ट अच्छा भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर बाई चांस आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो आप क्या मान लेते हो कि यही बेस्ट तरीका है और हर बार मैं इस तरीके से काम करूंगा, जो कि गलत है। तो टेलर क्या कहते हैं, अगर आप हर काम को एरर और ट्रायल मेथड से करोगे तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, कभी अच्छा रिजल्ट कभी नेगेटिव रिजल्ट। तो बेटर क्या है, एक टेक्निक बना लो, एक तरीका बना लो कि मैं इस तरीके से काम करूंगा तो उस बार फिर आपको हमेशा रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। जैसे अगर आप नाइट स्टडी स्टूडेंट हो तो आप दुनिया की मारो गोली, आप नाइट में स्टडी करो, दिन में सो। लेकिन अगर आपको लगता है आप अर्ली बर्ड हो, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो, तो आप रात में स्टडी बिल्कुल मत करो। डू नॉट कॉपी एनीवन। तो हमें अपना एक क्या बनाना है, एक साइंटिफिक तरीका बनाना है कि मेरा एफिशिएंसी, मेरा आउटपुट इस तरीके से। कभी आप दिन में पढ़ रहे हो, कभी रात में पढ़ रहे हो, कभी दोपहर में पढ़ रहे हो, दूसरे कहने पे टाइम टेबल बना रहे हो, जो आपकी बॉडी आपके माइंड के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो रूल ऑफ थंब है। उस रूल ऑफ थंब को हमें रिमूव करना है। हमें एक साइंटिफिक तरीका डेवलप करना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो हमें क्या करना है, साइंस को फॉलो करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल। नेक्स्ट दोस्तों आओ, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। सॉरी, पहला नॉट जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा नॉट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तीसरा नॉट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और फोर्थ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, राइट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी एक प्रिंसिपल था, लेकिन अब वो बुक से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए नोट्स पे। टेलर emphasized that there should be complete harmony between the management and the worker. To achieve this, Taylor advocate a complete mental revolution, that is change in attitude of worker and management towards one another for competition to cooperation. Both should realize that they require one another. अब देखिए स्कूल है क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, टीचर है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। जैसे स्टूडेंट टीचर अगर दोनों होंगे तभी एक स्कूल रन कर पाएगा। अगर टीचर ये सोचता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, बच्चे आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार बताओ, जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो शिक्षा को कौन मतलब प्रमोट करेगा। तो यानी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर नेसेसरी। इस तरीके से कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर ये ना सोचे कि हम कंपनी को मैनेज करते हैं, हम ही कंपनी को चलाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरीके से हम क्या सोच रहे हैं, वर्कर ये ना सोचे कि हम पूरी दिन मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए कंपनी चल रही है। मैनेजर सिर्फ बैठ के पैसा लेता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला टेलर ने, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है आपको मिलजुल के काम करना है, एक दूसरे के कॉपरेशन से काम करना है, एक दूसरे की वैल्यू को समझना है, ठीक है। आप लोग बैठे हो तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे फीस पे कर रहे हो तभी तो मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, और क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी आप मेरे पास पढ़ रहे हैं। यानी ट्यूटर्स आपके लिए, आप पे डिपेंड है और आप ट्यूटर्स पे डिपेंड है। तो वी बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर इम्पोर्टेंस। ये प्रिंसिपल है, दैट इज हार्मनी नॉट
स्कार्फ। क्लियर है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मिलजुल के काम करना है, आपको पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से काम नहीं करना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ, अंडरलाइन, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। यानी जहां प्रिंसिपल पिछला कहता है मिलके काम करो, उसी का ये प्रिंसिपल क्या एक्सटेंशन है। कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर शुड रिवॉर्ड द एम्प्लॉई फॉर देयर सजेशन व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। मतलब अगर आप लेबर को प्रमोट करोगे, मैनेजर क्या करेगा, हर एम्प्लॉय को प्रमोट करेगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग में बिठाएगा, तो कंपनी जरूर ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि वोटिंग जब आप कंपनी की हो, फैसले लिए जाए तो आप वर्कर को इग्नोर करो। क्या पता उसे भी कंपनी की कोई अच्छे डिसीजन के बारे में पता हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई डिसीजन लेना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सर मुझे क्या शिफ्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या मुझे नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए। तो मेरा एक अच्छा मैनेजर होने का ये आइडिया है कि मैं आपसे भी क्या लूँ, ग्रीवेंस लूँ, आपसे भी क्या लूँ, सजेशंस लूँ। तो वी शुड इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजन, तब इस इंस्टीट्यूट का ग्रोथ होगा, राइट। ऐसी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, लेबर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी कंपनी के बेनिफिट को समझ सके और उनके अंदर ये फीलिंग आए कि यस वी आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है कौन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एवरी इंडिविजुअल को ऐसे मौके देने हैं, ऐसे उसकी अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसका डेवलपमेंट हो पाए। जैसे मान लीजिए एक स्कूल होता है, स्कूल में शिक्षा तो देनी ही देनी है, बस बच्चे का विकास भी करना। अगर किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है ना, उसका स्टेज परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है, उसका पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हमें उसको ऐसे प्लेटफॉर्म देने चाहिए जिसका उसका क्या हो जाए, ग्रोथ हो। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं इस प्रिंसिपल की, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू टेलर to increase efficiency each person should be scientifically selected। किसका क्या टैलेंट है, साइंटिफिकली सेलेक्टेड, एंड द वर्क असाइंड शुड सूट फॉर हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो हमें उसको प्रैक्टिकल के चांसेस ज़्यादा देने चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। अगर किसी बच्चे का थ्योरेटिकल ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उसे थ्योरी में स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वी शुड प्रोवाइड हिम स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, जिससे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। इसी तरीके से हमें कंपनी में एम्प्लॉय के बारे में सोचना है। अच्छा आगे, दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू लर्न द बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब, और उसमें उसको वो चीज़ सिखानी जिसमें वो अपने आप को इन्हांस कर सके। इसलिए स्कूल में आपने देखा होगा स्टेट लेवल के कंपटीशन, जोनल लेवल के कंपटीशन, स्कूल लेवल के कंपटीशन कराए जाते ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो दिस इज द प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये सब बुक में नहीं है, लेकिन जिस बुक में होगा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि फोर्थ प्रिंसिपल पर ही फोकस करना है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट क्या कहता है, देखिए, कंटिन्यूअस इंक्रीज in production and productivity is another basic principle of scientific management. The aim of both worker and management should increase and maximize output. हमें लिमिटेड क्वांटिटी पे काम नहीं करना, हमें मैक्सिमम क्वांटिटी पे काम करना है। मास लेवल की बात करनी है, मास लेवल के प्रोडक्शन की बात करनी है। जब भी हमारे सामने प्रोडक्शन की बात आएगी, परफॉर्मेंस की बात आएगी, तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लार्ज लेवल। जैसे मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें टीचिंग ही करनी है, तो वी शुड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टूडेंट सर्विस। हमें मैक्सिमम बच्चों को क्या देनी है, बेटर सर्विस देनी है, तभी हमारे पास क्या हो पाएगा, फोकस हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउट। जैसे मान लीजिए नोकिया जब मोबाइल बनाता था, तो नोकिया ने बहुत सारे वेरिएबल निकाले थे, बहुत सारे मॉडल पे काम करता था। किसी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, कहता जब मेरे पास प्रोडक्शन टीम है, मेरे पास हब है, तो मैं इतने मॉडल बनाऊंगा, कस्टमर जरूर कुछ ना कुछ उसको लेने का मन करेगा। सैमसंग के मॉडल देखिए, तो आजकल हर कंपनी क्या कर रही है, वेरिएंट्स पे काम कर रही है, हर कस्टमर फोकस कर रही है, हर लेवल कस्टमर के टारगेट कर रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे हमने टेलर के सारे क्या कवर कर लिए, मेथड्स, राइट। अब उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया। अब हम टेलर की टेक्निक करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और चारों प्रिंसिपल को आराम से पढ़िए, फिर हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे टेलर की साइंटिफिक टेक्निक। अभी जो आपने देखा था वो देखा था टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब हम क्या देखेंगे, टेलर के साइंटिफिक
टेक्निक देखेंगे और यहाँ से श्योर केस स्टडी आएगी। जैसा मैंने अभी तक बताया था, फ्यूल के प्रिंसिपल से केस स्टडी आती है, और या फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं टेलर की साइंटिफिक टेक्निक से। तो पहला देखिए, और इसका डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम बुक में देखिए, और डायग्राम आपको बना के आना है अगर ये वाला आपसे टेक्निक पूछा गया तो, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है देखिए, पहले मैं इसको रीड करा रहा हूँ और आप डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। पहली बात तो ये डिवीजन ऑफ वर्क ही है। मैं आपको बता दूं, जो हमने फ्यूल का पहला प्रिंसिपल पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, टेलर भी वही बात कह रहे हैं, बट क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं इसलिए इनकी साइंटिफिक टेक्निक माना जाता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप पहले आपको एग्जाम में लिख के आना है, दिस इज लाइक डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए क्या कहते हैं टेलर्स के बारे में, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। अब यहाँ पे दोबारा याद कीजिए आप, मैंने आपको कहा था टेलर के जो प्रिंसिपल है वो शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल पे अप्लाई है, मतलब उन्होंने वर्कर पे फोकस किया है, और जो फ्यूल के प्रिंसिपल थे वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय पे फोकस किया गया, राइट। तो इनका जो एम है किसका, टेलर का, वो है प्रोडक्शन, वो है मशीनरी का, इक्विपमेंट का सही तरीके से उपयोग। इसीलिए टेलर क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। कैसे प्रोडक्शन होगी उसके लिए उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, टेलर ने टेक्निक बनाई हुई है। तो पहला मैंने आपको बताया ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, और ये किस पे एप्लीकेबल है, शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल। ईदर वर्कर विल हैव टू बी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड। अब यहाँ पे हम डायग्राम में जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम फोकस कीजिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे 2 टीम है हमारे पास। डायग्राम में देखिए, सबसे पहले डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या है देखिए, फैक्ट्री मैनेजर, उसने 2 टीम अपने अंदर ली, कौन कौन सी बताओ, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। और प्लानिंग ऑफिसर ने 4 लोगों को अपॉइंट किया, कौन कौन से 4 लोग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरी। और प्रोडक्शन ऑफिसर ने कितने एम्प्लॉय को हायर किया, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और इन सब ने मिलकर किसको काम करवाया, वर्कर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो हम डायग्राम और डेफिनेशन फिनिश कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केस स्टडी में कंक्लूड करने को बोलता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा, तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, कौन क्या काम करेगा, यानी कौन सा पर्सन किस काम के लिए है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब बताएगा किसको कौन सा काम करना है। रूट क्लर्क क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा रूट ऑफ प्रोडक्शन, किस टाइम पे कौन सा काम होगा, कितने लेवल पे मशीनरी काम करेगी, ये वो रूट डिफाइन करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्या करेगा, कॉस्ट शीट बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा, राइट, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करवाएगा। डिसिप्लिन, नाम से पता चल रहा है डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वो इंश्योर करेगा क्या कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं। उसके बाद जो 4 एम्प्लॉय है सेकंड लेवल के जो प्रोडक्शन के अंदर हैं, वो क्या मेंटेन करेंगे। स्पीड बॉस क्या करेगा, हर काम टाइम से हो, स्पीड से हो, किस तरीके से लेजीनेस ना हो। गैंग बॉस क्या करेगा देखिए, कीपिंग मशीन टूल्स रेडी, जब भी वर्कर जाएं काम पे तो ऐसा ना हो खाली बैठे, उनको ऐसा ना हो कि मशीन रेडी नहीं, इसलिए वो क्या करवाएंगे, कीपिंग मशीन टूल्स रेडी। रिपेयर बॉस क्या कराएगा देखिए, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। एंड इंस्पेक्टर क्या करवाएगा, इंस्पेक्ट करेगा कि जिस तरीके से मैंने एम्प्लॉय को बोला था क्या उस तरीके से आउटपुट बन के आ रहा है, क्या वही मेरा रिजल्ट बन के आ रहा है। हर आउटपुट को हम चेक करवाएंगे, क्वालिटी इंश्योर करवाएंगे, ये इसका काम है। तो अगर मैंने बताया अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग, डायग्राम और जो 4 जो वर्कर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसके बारे में आपको समझाना, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो जिसमें एक्सपर्ट है उससे वही काम करवाया जाए, यही एक टेलर की साइंटिफिक टेक्निक। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप इस प्रिंसिपल को बुक से आराम से पढ़ें, तब हम नेक्स्ट टेक्निक पे चलेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आ गई, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। क्या है देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हर एक्टिविटी का, राइट। और उसको क्या करा रहे हैं हम लोग, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड एंड वर्किंग कंडीशन, हर चीज का क्या सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास क्या होगा, हर चीज का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोसेस का, टास्क का, हर चीज का। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब
सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। अब ध्यान समझिए, हर चीज का पहले क्या बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, पढ़ने का स्टैंडर्ड, राइट, स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड, हर चीज का हमें क्या बनाए स्टैंडर्ड, ताकि लोग उसको फॉलो करें, ताकि लोग उससे सीखें। और उस प्रोसेस को इतना सिंपल बनाओ कि जिसके लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो उसको पूरा कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया आपका टाइम टेबल, सर मैं लेट नाइट स्टडी ही कर सकता हूँ, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता। कौन कह रहा आप 5 बजे उठो? मेरा स्टैंडर्ड है आई कैन ओनली स्टडी लेट नाइट, और मैं 3 बजे 4 बजे रात तक पढ़ सकता हूँ, और मेरी एफिशिएंसी है, मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ सकता, और जो मैं रात में पढ़ता हूँ मुझे रिटेन रहता है, मैं एग्जाम में टेस्ट दे सकता हूँ। तो मेरा स्टैंडर्ड है ना। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, उस प्रोसेस में आपको सिंप्लिसिटी रखनी है, गैप कैसे रखना है, ठीक है ना, उस टाइम में आपको कैसे रिवीजन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितनी बार रिवीजन करनी है। तो हर प्रोसेस कैसा होना चाहिए, पहली बात स्टैंडर्ड, और दूसरा उस स्टैंडर्ड में क्या होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। तो कंपनी के लिए बोला गया है आप प्रोडक्ट कौन सा बनाते हो, स्टैंडर्ड बनाओ, अच्छा बनाओ, डिफरेंट बनाओ, और जो आपका प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं आपने कोई मोबाइल बनाया, सारे वैरायटी के मोबाइल पहले ही बार में लॉन्च कर दिए, नहीं, पहले मार्केट में शेयर बनाओ, पहले आप लोगों को बताओ कि हम इस मार्केट में आ चुके हैं और हम ये देने जा रहे हैं, ताकि लोग आपको जाने, फिर उसमें हल्की हल्की वैरायटी जोड़ो, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाइड, पहले जब आया था टाइड वॉशिंग पाउडर, उसने प्रोडक्ट निकाला 500 ग्राम का, कि 500 ग्राम का डिटर्जेंट हम दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कस्टमर जो है ना महंगा ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना चाहता, उसने फिर क्वांटिटी 250 ग्राम की बनाई, फिर उसने 100 ग्राम की बनाई। अब 1-2 रुपए के पाउच में भी टाइड, सर्फ एक्सेल या मतलब लोग कंपनियां देने लगे। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। पहले हमने क्या दिखाया, हम स्टैंडर्ड है, वॉशिंग मशीन मतलब हमारे पास वॉशिंग के लिए पाउडर हम जो क्वालिटी दे रहे हैं वो बेस्ट है, फिर हम क्या दे रहे हैं, उसको डाइवर्सिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सर्विस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, और वो कैसा होना चाहिए, सिंपल। तो ये सेकंड टेक्निक हमारी हुई, जिसका नाम क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ से हमारी स्टडी शुरू होती है, देखिए इसे हम बोलते हैं दोस्तों, राइट, वर्क स्टडी। ये सारी हमारी अंडर इसके अंदर है कि वर्क स्टडी के अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे। वर्क स्टडी के अंदर यहाँ पे इसमें से एक कोई भी कंफ्यूजन कर सकता है आपको, तो यहाँ पे केस स्टडी आप लिख लीजिए। वर्क स्टडी में किसी एक के ऊपर पूछा जा सकता है। तो पहली स्टडी पे ध्यान देते हैं, मेथड स्टडी। तो मैंने नोट्स में ब्रैकेट में लिखा है 1 बेस्ट मेथड। तो टेलर क्या कहते हैं, हर काम को करने कई तरीके हो सकते हैं, आपको कौन से मेथड से करना है ये आपको चूज करना है, आपके लिए कौन सूटेबल है आपको चूज करना है। एक जो मेथड आप चूज करो उसको यूनिवर्सली क्या बना लो, सेम बना लो, और उससे रिजल्ट आपको खुद देखना है कि ये हमें अचीव होता है या नहीं। तो इसको मैंने क्या बताया आपको, मेथड कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जो मेरे लिए क्या है, सूटेबल है। तो यही यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक आ गई। देखिए मेरे नोट्स में क्या लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ कार, द असेंबली, द प्रोडक्शन लाइन नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा फॉर दिस पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। कार कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, उसका आउटलुक कैसा होगा, उसका इंजन हम कैसा होगा, कहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, ये मेरा क्या है, मेथड है। मैं कौन सा पार्ट लगाऊंगा, कहाँ से उसको लूंगा, ये मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। ये मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, जो मेरी सारी सर्विस में सेम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टडी देखिए, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है 2 प्रकार के हमारे पास मोशन होते हैं, while we are working we are efficient और we are not efficient। जैसे हम जब पढ़ते हैं, जब when we start our study, तो कभी कभी ऐसा होता है 2 तरीके से स्टडी होती है। जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फोकस होता है, धीरे 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 दिमाग प्रोडक्टिवनेस बंद हो जाती है। किसी का प्रोडक्टिविटी 1 घंटा है, किसी का 45 मिनट है, किसी का 2 घंटे, यानी कंसिस्टेंसी अपने आप ब्रेक हो जाती है। और किसी किसी स्टूडेंट का साथ उल्टा होता है, क्या, धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। जैसे 15 मिनट बैठे, अब दिमाग लगा, फिर आधे घंटे में अब दिमाग लगा, 1 घंटे बाद अब दिमाग लगा, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी हमें देखनी है कि हमारी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। जहां डिक्रीज होती है तो टेलर कहते हैं वहां पे आपको ब्रेक लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमें मोशन में प्रोडक्टिवनेस को बढ़ानी है, हमें इनएफिशिएंसी को डिक्रीज करना है। तो जब आपको लगे किस टाइम में आप ज्यादा एफिशिएंट हो, वो मेथड आपको चूज करना है, वो मोशन को आपको बढ़ाना है, राइट। तो यहाँ पे टेलर कहते हैं, इन रीसेंट टाइम वीडियोग्राफी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब जैसे वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर को हम 8 घंटे 10 घंटे उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। इसलिए उसके मोशन को चेक करने के लिए, उसकी गतिविधि को चेक करने के लिए हम कैमरा लगा सकते हैं, हम एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं 10 वर्कर में, ताकि वो वर्कर को देखे कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने कितने पीस कब बनाए, कितने पीस नहीं बनाए, उसने कल 10 पीस बनाए, आज 5 क्यों बनाए। तो पता चल जाएगा उसकी एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता क्या करना है स्टडी में, अनप्रोडक्टिव मोशंस का पता करना है और उसको डिक्रीज करवाना है। नेक्स्ट देखिए टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है हर काम टाइमली होना चाहिए, इसलिए टेलर कहते हैं वी शुड हैव अ स्टॉप वॉच। हर चीज टाइम से होना चाहिए, मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे वहाँ रहना है, मेरा कितना सेशन है, मुझे क्या डिलीवर करना है, मुझे कितनी स्पीड डिलीवर करना है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे के एग्जाम में आप अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो एग्जाम पेपर छूट जाएगा, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम होती है एग्जाम छूटने की, क्वेश्चन ना होने की, एक क्वेश्चन में पीछे पड़ जाने की, तो ये हमारी तब होती है जब हम प्रॉपर टाइम स्टडी नहीं करते। तो टेलर ने कहा है टाइम स्टडी कीजिए और वी शुड हैव अ स्टॉप वॉच सो दैट वी कैन चेक आवर एफिशिएंसी, स्पीड। नेक्स्ट दोस्तों फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है अध्ययन, किस चीज का अध्ययन, थकान। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जब क्लास लेते हैं तो हमारी क्लास में ना चाहते हुए ब्रेक लेना पड़ता है ना, ना चाहते हुए हमारी क्लास में जोक हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। क्यों? कंसिस्टेंटली आई कैन नॉट टीच एंड कंसिस्टेंटली यू ऑल कैन नॉट फोकस। तो वी शुड अलाउ व्हाट, फटीग स्टडी। पता होनी चाहिए वर्कर कब थक रहा है। जैसे मोशन में हमने पता लगाया कहाँ पे उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, जहां डिक्रीज हो रही है टेलर क्या कहते हैं, ब्रेक दो उसको। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ही होनी है। जैसे ऑफिस में हम जाते हैं, टी ब्रेक होता है, ठीक है ना, लंच ब्रेक होता है, इवनिंग ब्रेक होता है ना, वीकेंड में कभी कभी कंपनी घुमाने ले आती है ना, या किसी फेस्टिवल सीजन में वो आपको बोलती है आप पिकनिक पे जा सकते हैं, कंपनी आपका खर्चा बियर करेगी ताकि हमारा मूड फ्रेश हो, एफिशिएंसी बढ़े और हम दोबारा से कंपनी में प्रोडक्टिव तरीके से काम करें। ये क्या है हमारी फटीग स्टडी। जहां एम्प्लॉय थके, वर्कर थके, उसको क्या दो, ब्रेक दो, उसको प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाने का, राइट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टडी खत्म होती है, सारी बताओ, मेथड स्टडी सारी खत्म होती है। वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में हमने कितनी चीजें पढ़ी बताओ, सबसे पहले मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग स्टडी, राइट। लास्ट हम देखते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। याद कीजिए फ्यूल का प्रिंसिपल, फ्यूल ने कहा था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, वहां पे उसने बोला था जस्ट एन इक्विटेबल वर्ड बोला था, हर एम्प्लॉय को इतनी तनख्वाह देनी है ताकि उसका ग्रोथ हो पाए, उसका गुजारा हो पाए, जस्ट एन इक्विटेबल, भेदभाव नहीं करना। लेकिन टेलर कहते हैं ये आज के जमाने में सूट नहीं करता। आपको देखना पड़ेगा कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा टाइम पास है, कौन सा कंपनी के लिए काम कर रहा है, कौन अपने लिए काम कर रहा है। तो आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो, इंसेंटिव बेसिस पे। इसलिए कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां सैलरी फिक्स करती हैं, फिर इंसेंटिव, फिर क्या करती है बोनस, फिर क्या करती है आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने की बातें करती है, ताकि उसको पता ये चले, एम्प्लॉय के दिमाग में ये जाए कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे और मुझे कंपनी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इसलिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में एम्प्लॉय को बोला जाता है कि एम्प्लॉय को आप बोनस दो, इंसेंटिव दो, कमीशन दो, ताकि कंपनी की ग्रोथ में वो जुड़ पाए। वरना क्या होगा, लेजीनेस, सैलरी तो मिल ही रही है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी तो मिल ही रही है, चाहे कंपनी की लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं। कितनी सारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां बंद हो गई, लॉस में जा रही है, बीएसएनएल, एम्प्लॉय कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं, क्योंकि उनके पास ये वाला प्लान नहीं है, ये टेक्निक वहां फॉलो नहीं हो रही। अगर बीएसएनएल अभी अनाउंस करवा दे क्या, जो ज्यादा अपने सेक्टर में सेल करेगा, ज्यादा अपने हमारे सर्वर को प्रमोट करेगा, सैलरी उनकी बढ़ेगी, अभी अपना कंपनी ग्रोथ हो जाएगी, राइट। तो दिस वाज द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस तरीके से हमने दोस्तों टेलर की सारी टेक्निक और हमने प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म कर लिए। यहाँ तक आप पहले पढ़ लो, फिर हम कंटिन्यू करें। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल एंड टेलर। आपकी बुक में एक होगा, देखिए, जो डिफरेंशिएट होगा और उस पर आप फोकस कीजिए। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी स्क्रीन पे देखिए, मैं पूरा चार्ट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, पहला बेसिस है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में लिखा हुआ है हेनरी फ्यूल एक प्रैक्टिशनर थे, और साइंटिफिक टेलर उसमें लिखा हुआ है टेलर में वो एक साइंटिस्ट थे। यानी जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्यूल ने, वो क्या थे, प्रैक्टिशनर थे, बार बार काम किया, कंपनी में रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं, ही इज एन आर्टिस्टिक पर्सन। और साइंटिफिक टेलर की बात हम करें तो टेलर कौन थे, साइंटिस्ट थे, इसलिए साइंटिफिक टेक्निक दी और साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। अच्छा, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्रिंसिपल कैसे बनाए, तो हेनरी फ्यूल ने क्या किया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करी, हर चीजों को देखा, रिजल्ट बनाया और उन्होंने आउटपुट इनपुट देखा, है ना, बार बार मेहनत करी और अलग अलग रिजल्ट देखे, तो उन्होंने कैसे बनाए प्रिंसिपल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। और टेलर ने कैसे बनाए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दोनों तरीके से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इस तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाए। थर्ड पॉइंट है, देखिए पर्सपेक्टिव, किस पे एप्लीकेबल है, मैंने बताया था हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट पे एम्प्लॉई है, टॉप लेवल एम्प्लॉई पे एप्लीकेबल है, और उन पे किस पे एप्लीकेबल है, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके उन्होंने बात की है। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह सेम है, और उस पे किस पे, स्प्लाइस सिचुएशन पे ही हो पाएगा। टेलर ने बोला है कि जब एप्लीकेबिलिटी आएगी तो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी मेरे प्रिंसिपल अप्लाई हो पाएंगे।
नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस किस पे है? इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पूर्णतः विकास की बात करते हैं। और टेलर की बात क्या करते हैं? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वो सिर्फ कहते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इसकी बात मैं करता हूँ, राइट। लास्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल क्या है? जनरल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और एफडब्ल्यू टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस तरीके से हमने 2 पार्ट में, 2 सेशन में हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट किया। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर सिग्निफिकेंस। मैंने कहा सिग्निफिकेंस वर्ड यहाँ यूज हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर एफडब्ल्यू टेलर के 14 प्रिंसिपल, फिर टेलर के 4 प्रिंसिपल, टेलर की 4 टेक्निक, और फिर हमने अभी क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड टेलर, राइट। तो अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं सिर्फ चैप्टर की कर रहे हैं। अलग से मैं एक सीरीज बना दूं, इसमें एमसीक्यू और हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमसीक्यू और केस स्टडी चैप्टर वाइज में मॉड्यूल बना दूंगा, उसकी वीडियो बाद में आएगी। तो अब आप आराम से पढ़िए, राइट। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या जो आपके पास बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस एंड कीप गोइंग। थैंक यू।